नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। तो आज हम लोगों को पढ़ना है C4 साइकिल। C3 साइकिल हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसको हम लोगों ने देखा कि उसका नाम केल्विन साइकिल भी है, या बायोसिंथेटिक फेज भी इसको कहते हैं, या पेंटोस शुगर रिडक्शन, या C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, कई नाम से उसको जानते थे। वो कंप्लीट हो गया। और आपको मैं अभी बता दूं कि C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल साइकिल है, ये हर जगह पाई जाती है, चाहे C2 साइकिल हो, चाहे C3 साइकिल स्वयं हो, चाहे C4 साइकिल हो, सब में C3 साइकिल कॉमन है। C3 साइकिल सब में मिलेगी। आज हम लोग शुरू करते हैं C4 साइकिल क्या है। इससे पहले हम लोगों ने फोटो डिस्प्रेशन पढ़ा था, जिसको C2 साइकिल बोलते थे, यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता था उसमें वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता था फोटो रिस्पिरेशन में। और फोटो रिस्पिरेशन हम लोगों ने देखा कि ऑलवेज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि उसमें ATP NADPH खर्च तो हो जाता है, लेकिन शुगर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जो हम लोगों का अल्टीमेटली प्रयास था। शुगर नहीं बनती है, बल्कि CO2 रिलीज हो जाती है। तो इसलिए जो पर्पस था शुगर फॉर्मेशन, वो फोटो रिस्पिरेशन नहीं बनता है। और फोटो रिस्पिरेशन तब होता है जब C3 प्लांट्स एडवर्स कंडीशन में आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर हो जाएगा, या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरमेंट बढ़ जाएगा। तो फिर रिस्को जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है, ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, फोटो रिस्पिरेशन चल जाता है। केल्विन साइकिल फिर भी उसमें चलती है, लेकिन रिड्यूस हो जाती है, बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। C4 प्लांट्स में हम लोग देखते हैं आज। C4 साइकिल पढ़ने से पहले जरा सा इसके कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। फैक्ट्स देख लें। नंबर 1, C4 साइकिल, इसका एक और नाम है हैच-स्लैग पाथवे। क्या नाम है इसका? हैच-स्लैग पाथवे। देखिए, हैच-स्लैग पाथवे, इसको भी बोलते हैं हैच, HATCH, हैच, स्लैग SLAC, स्लैग, हैच-स्लैग पाथवे। हैच स्लैग क्या कहते हैं? ये वैज्ञानिक थे 2, जिन्होंने ये C4 साइकिल को डिस्कवर्ड किया। हैच एंड स्लैग ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। पूरा नाम इनका देखेंगे, हैच का पूरा नाम क्या था? मार्शल डेविडसन हैच। मार्शल डेविडसन हैच इनका पूरा नाम था। MARSHALL, डेविडसन, मार्शल डेविडसन इनका पूरा, मार्शल डेविडसन हैच। और स्लैग का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स रोजर स्लैग। चार्ल्स CHARLS चार्ल्स रोजर ROGER स्लैग इनका पूरा नाम है। मतलब इतना मेहनत करके इन्होंने C4 साइकिल को डिस्कवर्ड किया, इनका पूरा नाम तो हम लोगों को मालूम हो जाए। मार्शल डेविडसन हैच एंड चार्ल्स रोजर स्लैग, ये पूरा नाम है इनका। हम लोग शॉर्ट में इसको हैच एंड स्लैग पाथवे बोल देते हैं। 1960 या 1960 और 66 के अराउंड इन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर्ड किया था। किसी बुक्स में 1960 लिखा है, किसी में 1966 लिखा है। एनीवे, नाम भी मालूम होना चाहिए, पूछता तो नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए कि हैच एंड स्लैग का पूरा नाम क्या है C4 साइकिल में। नंबर 1 फैक्ट यह है
कि इसको दो नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम यह है। दूसरा फैक्ट, इसको C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें जो होता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको C4 बोलते हैं। C4 प्लांट्स या C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको PEP बोलते हैं। जिसको जो है OAA बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन इसमें होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। कौन सा बनता है? इसीलिए इसको C4 बोलते हैं। वहां C3 बोलते थे क्योंकि वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता था वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता था, और यहाँ पे C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, जिसको हम OAA शार्ट में बोलते हैं, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट। इसलिए इसका C4 नाम पड़ गया। तीसरा फैक्ट क्या है? इसमें जो फर्स्ट का CO2 एक्सेप्टर है उसको CO2 एक्सेप्टर क्या बोलते हैं? PEP, यानी फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फास्फोइनॉल पाइरुवेट ये फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर होता है। वहां पे क्या था? C3 साइकिल में RUBP था। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर देखते चलिए। C3 साइकिल में क्या था? RUBP था। यहां पे क्या है? PEP शार्ट बोलते हैं, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर C4 साइकिल में ये होता है। वहां पे C3 साइकिल में कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को। लेकिन यहां पे कौन सा एंजाइम है? PEP केज, इसको शार्ट में बोलते हैं, यानी फास्फोइनॉल पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। PEP केज इसको बोलते हैं, PEP केज, यानी फास्फोइनॉल पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इतना बड़ा नाम है इसका, शार्ट में इसको PEP केज बोल देते हैं। अब एंजाइम्स में देखिए अंतर। फैक्ट में क्या है? तीसरा फैक्ट, C3 साइकिल में RUBP था, यहां पे PEP है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। वहां पे एंजाइम्स कौन था? C3 साइकिल में रूबिस्को। यहां पे कौन सा एंजाइम है? PEP केज। फुल फॉर्म हमने बता दिया, शार्ट में हम लोग बात करते रहेंगे। इसको इतना बड़ा नाम लेने से बजाय PEP केज कर देंगे, उसको PEP बोल देंगे। फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया। ये आपका तीसरा फैक्ट था। और चौथा फैक्ट देखिए, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ये रीजन में पाए जाते हैं C4 प्लांट। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन है, मेज है, सरगम है, अमेरेंथम है। ये C4 प्लांट है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। मीन्स जहां पे लाइट तेज होती है, टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी होती है, डिजर्ट एरिया में होते हैं, ऐसी जगहों पे एडवर्स कंडीशन में ये प्लांट होते हैं। अब हम लोगों ने C3 में एक चीज और पढ़ी थी, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी, O2 का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा, ऐसी स्थिति में फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, C2 साइकिल शुरू हो जाएगी। और C2 साइकिल इज ऑलवेज
फुल फॉर प्लांट। तो ये C3 साइकिल में हमेशा फोटो डिस्प्लेशन होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। C3 प्लांट्स में या C3 साइकिल में फोटो डिस्प्लेशन होता है। अब आप ये समझिए कि इस फोटो डिस्प्लेशन को अवॉइड करने के लिए, फोटो डिस्प्लेशन से बचने के लिए, ये प्लांट्स चूंकि हमेशा के हमेशा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट्स हैं, ऐसी जगह है जहाँ हमेशा लाइट टेम्परेचर हाई है, लाइट इंटेंसिटी हाई है, वहाँ हमेशा ही है। इनको सर्वाइवल के लिए इन्होंने एक एडाप्टेशन हुआ इनमें, इनकी प्लांट की लीफ की एनाटॉमी चेंज हो गई, स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज के लिए एडाप्टेशन हुआ। और जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ इसको क्या बोलते हैं हम? क्रांच एनाटॉमी। ध्यान से समझिएगा इसको, ये फैक्ट है। क्रांच एनाटॉमी, ये क्रांच एनाटॉमी डेवलप हुआ यहाँ पे, इवॉल्व टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। क्यों फोटो डिस्ट्रक्शन क्यों अवॉइड करना पड़ा? क्योंकि ये इनकी तो लाइफ ही पूरी की पूरी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट उग रहे हैं, जहाँ पे हमेशा फोटो डिस्ट्रक्शन होगा, स्टोमेटा हमेशा बंद रहेगा। लाइट से बचने के लिए, टेम्परेचर से बचने के लिए स्टोमेटा हमेशा बंद रहेगा। और यहाँ पे तो हाई एडवर्स कंडीशन है, यहाँ पे फोटो डिस्ट्रक्शन हमेशा होगा। तो इन्होंने अपने एनाटॉमिकल चेंजेस हो गया इस प्लांट्स में, और जो चेंज आया उसको हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। अब क्रांच एनाटॉमी जरा सा आप हम लोग समझ लेते हैं। क्रांच एनाटॉमी क्या है? क्रांच एनाटॉमी में क्या होता है, जो लीफ में होता है, ये होता है आपका सेंटर में बस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। अब इसके बस्कुलर बंडल के चारों तरफ माला के रूप में क्या होता है? बंडल शीथ। ध्यान से समझिएगा इसको। क्राउंच का मतलब है माला जैसे, ये स्ट्रक्चर क्या है? बंडल शीथ। इसको क्या बोलेंगे? बंडल शीथ। और ये क्या है? वस्कुलर बंडल। अब ये बंडल शीथ के चारों ओर मीजोफेल सेल्स पाई जाएंगी। मीजोफेल सेल्स इसके चारों तरफ होंगी, यह होगी, यह है मीजोफिल सेल्स। अब ये इसके ऊपर एपिडर्मिस होगी, ये एपिडर्मिस है। क्राउंच एनाटॉमी में क्या है? लीफ में होता है, लीफ इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सेंटर में क्या हुआ? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल्स होती हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल। अब इस बंडल शीथ के चारों ओर मीजोफिल सेल्स होती हैं। अब मीजोफिल सेल के ऊपर एपिडर्मिस होती है। यानी बंडल शीथ और मीजोफिल सेल्स दो होती है। अब इसको अलग अगर हम लोग पढ़ें तो ये आपका मीजोफिल सेल हुआ, ये आपका बंडल शीथ हुआ। अलग अलग देख लेंगे, दोनों अलग अलग सेल हो गई। दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। मीसोफिल और बंडल शीथ दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। पढ़े हैं हम। अब उसमें अरेंजमेंट क्या होता है? मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ की सेल, दोनों ही सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यहां होगा, क्लोरोप्लास्ट यहां भी होगा। यानी फोटो डिस्प्रेशन से बचने के लिए C4 प्लांट जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन दूसरे सेल में होगी, डार्क रिएक्शन दूसरे सेल में होगी। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? मीजोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट वहाँ है। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? बंडल की शीथ में, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अंतर है। इसीलिए C4 प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको डाइमार्फिक कहते हैं, जबकि C3 प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट थे वो मोनोमार्फिक थे, एक ही तरह के थे। लेकिन यहाँ दो तरह के हैं। अंतर क्या है क्लोरोप्लास्ट में? जो मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेनम है, इसको ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन जो बंडल शीथ के सेल में अंदर क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेनम है ही नहीं है, उसको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मेजर अंतर, यहां पे क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम होती है और सेंट्रल में होते हैं, लेकिन बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, ये सेंट्रल में होते हैं। थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए डाइमार्फिक बोल रहे हैं।
यहाँ पे ग्रेनम होगा क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे ग्रेनम होगा ही नहीं। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम पाया जाएगा, मेसोसिल्स में नहीं पाया जाएगा। जब रूबिस्को एंजाइम ही नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा चूंकि ग्रेनम है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा ही नहीं इस बंडल शीथ में चूंकि वहाँ ग्रेनम है ही नहीं, बवाले खत्म हो गया। ऐसा इस प्लांट में एनाटॉमिकल चेंज हुआ जिसके नाते फोटो रेस्पिरेशन अपने आप रास्ते बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन दूसरे मेसोफिल सेल्स में होगी और डार्क रिएक्शन होगी बंडल की शीथ में। यहाँ पे ग्रेनम है ही नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे ग्रेनम है मेसोफिल सेल्स में जहाँ लाइट रिएक्शन होगा, लेकिन बंडल शीथ की सेल का क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है ही नहीं है। जब ग्रेनम नहीं है तो यहाँ लाइट ही नहीं हो, यहाँ लाइट रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ केवल डार्क रिएक्शन होगा, वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। ये स्ट्रक्चरल चेंजेज आपको मालूम हो गए होंगे। जब ये मालूम हो जाएगा तभी हम लोग आगे चल करके ठीक से अब आगे इस कनेक्शन में क्या रोल है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे मेसोफिल के जो एंजाइम्स या न्यूट्रिएंट्स बंडल शीथ की सेल में आ सकें और बंडल शीथ की न्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स या कोई भी सब्सटेंस मेसोफिल सेल्स में जा सकें। इसीलिए इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये जो चेंजेस हैं बंडल शीथ और मेसोफिल सेल्स के अंदर के क्लोरोप्लास्ट में, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बंडल शीथ की सेल है ये बहुत स्ट्रांग और मजबूत होती है और ये इस तरह से बनी होती है कि किसी भी तरह का गैस का एक्सचेंज इससे नहीं हो सकता है। ये टाइट होती है, बंडल शीथ की सेल्स की वाल टाइट होती है, किसी भी तरह की गैसियस एक्सचेंज इससे नहीं हो सकते। ये एयर टाइट होती है, स्ट्रांग होती है, जबकि मेसोसिल में ऐसा नहीं होता। तो अब दोनों सेल में अंतर क्या हुआ? मेसोसिल सेल और बंडल शीथ में एक तो क्लोरोप्लास्ट में अंतर हुआ, इसमें ग्रेनम है, इसमें एग्रेनम है। दूसरा इसकी वाल में अंतर हुआ, इसकी वाल टाइट और स्ट्रांग है, कोई किसी भी तरह का गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तीसरा चेंज क्या हुआ? यहाँ पे रूबिस्को है, मेसोसिल में रूबिस्को नहीं है। फिर कौन सा एंजाइम है? वहाँ पीपीकेज एंजाइम है, ये जो हमने बताया पीपीई और पीपीकेज, ये दोनों सब्सटेंस एंजाइम मेसोफिल सेल्स में है। रूबिस्को यहाँ नहीं है। रूबिस्को कहाँ है? बंडल शीथ की सेल में। इसलिए बंडल शीथ में हमेशा डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल चलेगी और मेसोफिल सेल्स में लाइट रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मेसोफिल सेल्स में डार्क रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ भी होगा, चूंकि पीपीकेज जो एंजाइम है इसके बिहेवियर को जरा सा समझ लीजिए आप। रूबिस्को एंजाइम जो है वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ड्यूअल नेचर का होता है, CO2 और O2 दोनों से अटैच हो जाता है। ये इस पर निर्भर है कि इसका कंसंट्रेशन हाई है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है तो रूबिस्को एंजाइम CO2 से अटैच होगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से अटैच होकर फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। जब रूबिस्को एंजाइम CO2 से अटैच होगा तो केल्विन साइकिल चलेगी, लेकिन जब O2 से अटैच हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन चलने लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों चीज बदल गई। PEP आ गया फर्स्ट CO2 रिसेप्टर, और एंजाइम कहाँ से आ गया? पीपीकेस, फास्फो इनॉल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स केवल CO2 को अटैच करता है, O2 को नहीं। प्रॉब्लम खत्म। ये PPA एंजाइम CO2 को कैटेलाइज करता है, उसी को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन को करता ही नहीं। भले ही यहाँ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि रूबिस्को यहाँ है ही नहीं, पीपीकेज है, या तो ये CO2 को ही पकड़ेगा। अब चूंकि CO2 को केवल पकड़ता है, ऑक्सीजन नहीं, इसलिए यहाँ पे भी CO2 का फिक्सेशन हो जाता है। इसलिए केल्विन साइकिल अगर पूछा जाए तो दोनों में चलती है, बंडल शीथ में भी और मेसोफिल सेल्स में, दोनों में CO2 फिक्सेशन हो जाता है। यहाँ पे पीपीकेज एंजाइम है, वो CO2 को फिक्स कर देता है, और बंडल शीथ में तो रूबिस्को है ही है, वो तो CO2 को करेगा ही, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ लाइट रिएक्शन हो ही नहीं रहा। ये दोनों की एनाटॉमी में अंतर है। ये फैक्ट से हम लोगों ने कुछ चर्चा कर लिया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। केल्विन साइकिल के बारे में देख लें। देखिए, ये आपका बंडल शीथ है, हमने बता दिया। ये बस्कुलर बंडल है,
मस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ है और इसके चारों तरफ मेसोफिल सेल्स हैं। ये आपका क्राउंच एनाटॉमी है। क्राउंच एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि C4 साइकिल चलती कैसी है, C4 पाथवे क्या है। दोनों सेल्स में चलती है, क्लियर हो गया है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ। अब देखिए स्टार्ट कैसे होता है, PPP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है 3, जबकि C3 साइकिल में क्या था, RUBP था, वो 5 कार्बन कंटेनिंग था। यहां पे 3 कार्बन कंटेनिंग है PEP। CO2 से अटैच हुआ, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब क्या हुआ, ऑक्जेलो एसीटेट, यहां पे क्या हो गया, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नाम में कोई फर्क नहीं, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कहीं कहीं किताब में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखा है, नहीं तो ऑक्जेलो एसीटेट, कोई फर्क नहीं है। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसी मेसोफिल सेल्स में मेलेट में बदल जाएगा या मेलिक एसिड। ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये 4 कार्बन यहाँ पे है और यहाँ भी 4C है, 4 कार्बन मेलिक एसिड में भी है। फिर से देखें, PEP CO2 को एक्सेप्ट किया, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने कैटालाइज किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, ये 4C कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, C4 प्लांट इसीलिए कहा गया। अब ये इसी मेसोफिल सेल्स में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलिक एसिड में बदल गया, मेलेट, ये 4C कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। ऑक्जेलो एसिटेट किस में चेंज हुआ, मेलिक एसिड। अब ये मेलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से कहाँ आएगा, बंडल शीथ में। ये आ गया बंडल शीथ में। अब ये बंडल शीथ में क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा गेम यहां होना है। अब ये मेलिक एसिड CO2 को लेकर के, यानी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। CO2 यहां से बंडल शीथ में आएगी, डार्क रिएक्शन यहां होगा, यहां डार्क रिएक्शन नहीं कराया जाएगा, यहां लाइट रिएक्शन ही होती रहेगी। CO2 वहां से मेलिक एसिड है उसको पकड़ करके लाएगा कहाँ, बंडल शीथ में। यहां पे क्या होगा, यहां पे मेलिक एसिड जब आएगी इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 यहां से रिलीज हो जाएगी। जब CO2 रिलीज हो गई तो रूबिस्को एंजाइम यहां है, CO2 को पकड़ेगा, केल्विन साइकिल शुरू होगा। पायरुवेट मतलब यहां पायरुविक एसिड हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड हुआ, पायरुवेट मींस पायरुविक एसिड। CO2 को रिलीज किया, पायरुविक एसिड हो गई। अब पायरुविक एसिड फिर यहां पे जो है ATP लेकर के पुनः PEP में चेंज हो जाएगी, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जाएगा। एक कार्बन निकल गया, यहां पे पायरुवेट क्या हुआ, 3 कार्बन कंटेनिंग यहां भी हो गया। अब ये मेसोसेल में जब गया तो ATP AMP हो गया, ATP अटैच करके ये PEP में चेंज हो गया, फिर PEP बदल गया, फिर वो आगे इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। CO2 यहाँ रिलीज होती रहेगी, यहाँ पे केल्विन साइकिल चलेगी और शुगर का फॉर्मेशन होगा। केल्विन साइकिल बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा, यहाँ केल्विन साइकिल चल रही, केल्विन साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था ना, केल्विन साइकिल है यूनिवर्सल साइकिल है, यहाँ केल्विन साइकिल चल रही है मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ दोनों में। बंडल शीथ में भी केल्विन साइकिल चलती है, क्योंकि PEP की कार्बोक्सिलेज जो होता है वो CO2 को अटैच जो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन मेसोसेल में या बंडल शीथ में कहाँ होती है, बंडल शीथ में तो हो ही रही है, मेसोसेल में भी होती है CO2 का फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो CO2 को फिक्सेशन भी करता है। ओके, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। PEP ने CO2 को एक्सेप्ट किया, कार्बोक्सिलेज PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलिक एसिड में बदल गया। मेलिक एसिड बंडल शीथ में प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आया, यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो पायरुवेट में बदल गया। डीकार्बोक्सिलेशन होने के नाते CO2 यहाँ रिलीज हो गई, जो केल्विन साइकिल में चली गई। रूबिस्को यहाँ है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है,
यहाँ पे ये केल्विन साइकिल यहाँ स्टार्ट हो गई। अब ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में फिर बदल गया पायरुवेट में। ये पायरुवेट मीसोसिल में गया, मीसोसिल में फिर एटीपी से चार्ज होकर के ये पीपी में बदल गया फिर, और पीपी ने फिर CO2 लिया। इस तरह से ये पाथवे चलता रहेगा मीसोसिल और बंडल शीथ दोनों में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए ये 0 दिखाई गए हैं, ये कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ फिर 3 कार्बन, ये जो दिखाए गए ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बहुत सिंपल सा है C4 साइकिल, बेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ। आई होप कि ये क्लियर हो गया। वही चीज थ्योरी में भी है, वही चीज थ्योरी में भी है। ये थ्योरी आप लोग देखिए, क्रॉन्ज एनाटॉमी हमने बता दिया, बंडल शीथ बता दिया, C3 पाथवे बायोसिंथेटिक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक इंटरसेलुलर स्पेस, ये सब चर्चा हम लोगों ने कर लिया। मेन चीज ये है स्टेप हैडचेक सेलेक्ट साइकिल की क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स, फास्फोफिनॉल पायरुवेट पीईपी, देन देखो पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपी केस एंजाइम्स काम कर रहा है, फिर OOA बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है मीजो सेल्स में, हमने बता दिया यहाँ रुबिस्को एंजाइम नहीं, रुबिस्को एंजाइम ऑलवेज फाउंड इन द फंडल शीथ। अब रुबिस्को एंजाइम अगर यहाँ है तो CO2 का कंसंट्रेशन यहीं होगा, केल्विन साइकिल नहीं चलेगी। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बंडल शीथ की सेल्स एयर टाइट है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो रुबिस्को ऑक्सीजन को पकड़ कैच ही नहीं कर पाएगा, इसकी मजबूरी है CO2 को ही पकड़ेगा, केल्विन साइकिल करेगा, और ये फिर जाकर के पीईपी में चला जाएगा, मेसोसिल्स में जाएगा, फिर CO2 से अटैच होगा, कार्बोक्सिलेट में बदलेगा, फिर आएगा, ये साइकिल चलेगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कंपाउंड्स के रूप में ला करके बंडल शीथ में लाया जाता है, यहाँ पे केल्विन साइकिल कराई जाती है। केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में नहीं होती, जबकि C3 प्लांट्स में वहीं पे होती थी, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन दोनों वहीं पे होता था। C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल बंडल शीथ में होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके दूसरी सेल में लाया जाता है। यानी यहाँ पे 2 सेल इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल्स, डार्क रिएक्शन बंडल शीथ। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, एंड फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड के लिए इसमें क्रॉन्ज एनाटॉमी डेवलप हुई। क्रॉन्ज एनाटॉमी इज एडाप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द C4 प्लांट्स। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, वही स्टेप है साइकिल का, बंडल शीथ, C4 एसिड्स, CO2 एंड C3 कल्कुलेस हो जाता है, रिलीज CO2 होती है। CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है, हम लोगों ने चर्चा कर दिया, बहुत नहीं है, थ्योरी वही है, सिंपल सी साइकिल चल रही है। अब देखें जरा सा, C4 प्लांट्स आर एक्सरसाइज बिकॉज क्रॉन्ज एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ लिया है, हायर टेम्परेचर में होते हैं, ये बता दिया। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में C4 प्लांट्स होते हैं, किसमें? हायर टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, लैक फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा यहाँ, क्योंकि उसी के लिए तो क्रॉन्ज एनाटॉमी आ गई है। अब देखें एक चीज और समझ लें आप, C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में अगर कहा जाए कौन सा सबसे एफिशिएंट प्लांट्स होता है, तो ये कहा जाएगा कि सबसे एफिशिएंट प्लांट C4 प्लांट्स होता है। यील्डिंग के मामले में यहाँ पैदावार भी इसी से होती, यील्ड एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के माध्यम से भी C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, यही बताया गया, क्योंकि यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब दोनों C3 C4 प्लांट्स में जरा सा अंतर देख लेते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है। अंतर क्या है? अब देखें, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में क्या है? RUBP है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जबकि C4 प्लांट्स में 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको PEP बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जबकि C4 प्लांट्स में क्या रहा है? 4C यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लोरोप्लास्ट में अगर अंतर देखें
तो ये मोनोमेरिक है, यहाँ पे डाइमेरिक है। C4 प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको चर्चा हो गई। क्राउन्ज एनाटॉमी C3 प्लांट्स में एब्सेंट है, C4 प्लांट्स में पाया जाता है। फोटो रिस्पिरेशन C3 प्लांट्स में ही केवल होता है, यहाँ पे डज नॉट अकर नहीं होता C4 प्लांट में। CO2 यूटिलाइजेशन लेस एफिशिएंट होता है C3 प्लांट्स, जबकि C4 प्लांट मोर एफिशिएंट होता है CO2 यूटिलाइजेशन में। एनर्जी एक्सपेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एक्सपेंस दोनों में क्या अंतर है? C3 प्लांट्स में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH लगता है, जबकि C4 प्लांट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म बाय 330 ATP एंड 12 NADPH। इसको मत भूलिएगा। C3 प्लांट्स अगर है तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH लगेगा, जबकि C4 प्लांट है यहाँ पे 30 ATP लगता है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगती है C4 प्लांट, जब ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए यील्ड भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह साइकिल चल रही है। म्यूजोफिल सेल्स में भी CO2 फिक्सेशन हो रहा है, बंडल शीथ में भी हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी बट नेचुरल ज्यादा है। और ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा ATP खर्च होगी, तो यहाँ पे यील्ड भी ज्यादा है, इफिशिएंट भी ज्यादा प्लांट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एक्सपेंसिव। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 फिक्सिंग एंजाइम्स। यहाँ पे रूबिस्को होता है C3 प्लांट्स में, जबकि यहाँ रूबिस्को एंड PPKH। अब रूबिस्को कहाँ होता है? बंडल शीथ में, जबकि रूबिस्को PPKH कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में। अब यहाँ से क्लियर हो गई बात। PPKH कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में, ऑक्सीजन फिक्सिंग का काम करती है। इसका मतलब शुगर का फॉर्मेशन मेसोफिल्स में भी होता है विद द हेल्प ऑफ PPKH एंजाइम से, जबकि बंडल शीथ में रूबिस्को है, इसके माध्यम से होता है। और CO2 का फिक्सेशन यानी केल्विन साइकिल दोनों में चलती है। मेसोफिल सेल्स में PPKH एंजाइम करता है, जबकि बंडल शीथ में क्या करता है? बंडल शीथ में कौन करता है? रूबिस्को। ये डिफरेंस है C4 प्लांट्स में। मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों जगह केल्विन साइकिल चल रही है। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार हो रहा है C4 प्लांट में, एक बार मेसोफिल हो रहा है, दूसरी बार बंडल शीथ में भी हो रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन C4 प्लांट्स में ट्वाइस, 2 बार, और CO2 फिक्सेशन मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों में ATP ज्यादा खर्च होती है। एक पॉइंट और समझ लें, टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए 35 to 45 ये टेम्परेचर होता है। ये ऑप्टिमम वर्क क्या करेगा? 25 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑप्टिमम वर्क करता है C3 प्लांट्स, जबकि ये 35 से लेकर के 45 के बीच में बढ़िया काम करता है। ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल मत भूलिएगा। C3 प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? राइस, व्हीट, बीन एंड पोटैटो, ये C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल है। और C4 प्लांट के क्या है? मेज, सुगर केन, अमरंथस एंड सॉर्गम, ये इसके एग्जाम्पल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। आई होप कि C4 प्लांट्स के फैक्ट्स क्या है, क्राउन्ज एनाटॉमी क्या है, C4 साइकिल चल कैसे रही है, इसमें CO2 एक्सेप्टर और एंजाइम्स कौन से भाग ले रहे हैं, इसमें कितनी ATP खर्च हो रही है, और C3 C4 प्लांट्स क्या है, मेसोफिल्स और बंडल शीथ की सेल्स में क्या अंतर है क्राउन्ज एनाटॉमी के माध्यम से, और ये C4 साइकिल दोनों में कैसे रन कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, कितने कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो 1-2 बार और इसको जूम करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि C4 साइकिल क्या है, कैसे चलती है, और C4 साइकिल C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में अंतर क्या है, ये आपका चार्ट मालूम हो गया होगा। इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा, इस चार्ट के आधार पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।